अच्छा, लास्ट क्लास में हमें डिस्कस करना था वेलोसिटी, तो उसका एक छोटा सा 10 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं, सारी चीजें हो जाएंगी। और इसमें जो हमें दूसरी चीजें पढ़नी है हम उन्हें पढ़ेंगे आज। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो हमने स्पीड पढ़ा था, स्पीड था डिस्टेंस ऑफ अ सिंगल सेकेंड, तो ये हो जाएगा बच्चे डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंगल सेकेंड। हाँ जी बिल्कुल भाई, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर सेकंड या सिंगल सेकंड एक ही बात है। फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट बोलना, यूनिट बोलो चलो, मीटर पर सेकंड। डायमेंशंस LT -1। वेलोसिटी स्केलर है या वेक्टर है, जरा देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसी है, स्केलर या वेक्टर? तो इसके पास डायरेक्शन तो ऑब्वियसली किसके पास होंगे, वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है बच्चे, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। और जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके पास क्या होगी बेटा, उसके पास डायरेक्शंस होगी। तो कौन सी डायरेक्शंस होती है इसके पास, डिस्प्लेसमेंट की। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की है वही वेलोसिटी की होंगी। वेक्टर डायरेक्शन is a vector quantity and having directions of displacement। जाओ, वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, उसके पास क्या है बच्चे, डायरेक्शंस है। उसके किसके कौन से वाले डायरेक्शंस है, डिस्प्लेसमेंट वाले डायरेक्शंस है। वेलोसिटी हमारे पास दो तरह से हो सकता है, एक यूनिफॉर्म और एक हो सकता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी के भी दो पार्ट, पहला यूनिफॉर्म और दूसरा कैसा बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म। बिल्कुल स्पीड यूनिफॉर्म कौन सा होगा, व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म कैसा होगा, कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसा हो सकता है। अच्छा, फिर हमारे पास नॉन वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म के दो पार्ट होंगे, एक एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। नॉन यूनिफॉर्म इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वेरिएबल। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बॉडी क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म में बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म और इसका दूसरा नाम क्या है, unequal displacement in equal interval of time। unequal displacement in equal interval of time, in equal interval of time। नॉन यूनिफॉर्म के दो पार्ट, एक एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड हमेशा सेम होते हैं। एक नोट डालना, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज सेम। रीजन पूछेगा एग्जामिनर, क्यों? हाँ हाँ, ऐसे पूछेगा, ऐसा क्यों होता है, वाई इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज सेम। बेटा एक पॉइंट की एक सिंगल ही डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। आप किसी इंस्टेंट में दो डायरेक्शन नहीं रख सकते। जिस डायरेक्शन में आपकी उस इंस्टेंट पे स्पीड होगी उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी भी होगी। एक इंस्टेंट के दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते।
ठीक है, तो आप लिख देंगे एट अ इंस्टेंट, नोट डालो पहले, नोट क्या डालेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज सेम, instantaneous speed and instantaneous velocity is always same. Instantaneous speed and instantaneous velocity are always same. हमेशा एक जैसे होंगे बेटा, आर ऑलवेज सेम, हमेशा एक जैसे। एवरेज स्पीड नहीं, एक इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस ऑलवेज सेम। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर हो गया बेटा आपको? ये कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, बड़ी आसान सी चीज़ें। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, एक रेफरेंस सिस्टम बताऊंगा, उससे हमें डिस्प्लेसमेंट भी क्लियर हो जाएगा और वेलोसिटी भी क्लियर हो जाएगा। तो हमने एक रूल बनाया है, वो रूल क्या है ज़रा समझ लेते हैं। हमने रूल ये बनाया है कि जो हम ओरिजिन मान लेंगे, ओरिजिन कहीं भी हो सकती है स्पेस में, बाई डिफॉल्ट। बाई डिफॉल्ट का मतलब समझ लो, जैसे आपका टीचर बोलता है ना बाई डिफॉल्ट, हमने इसे ऐसे ही मान लिया है। बाई डिफॉल्ट का मतलब होता है मेरी, आपकी, साइंस की, सबकी मर्जी से। बाई डिफॉल्ट का मतलब नहीं है ऐसे ही मान लिया, बाई डिफॉल्ट का मतलब कि हम सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने ऐसे माना हुआ है। अगर कोई चाहे तो उसे बदल सकता है, वो परमानेंट नहीं है। तो बाई डिफॉल्ट हमने मान लिया कि आज के बाद से जब भी हम ओरिजिन से राइट चलेंगे, कंसिडर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन। ओरिजिन से राइट कंसिडर्ड एज, सर ये क्या नया बताया, ये तो हमें पहले से ही पता था। हाँ भैया आपको पता था। ओरिजिन से ऊपर चलेंगे तो भी क्या करेंगे बच्चे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ओरिजिन से लेफ्ट चलेंगे तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और ओरिजिन से नीचे आएंगे तो, यानी वही कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपने पढ़ा हुआ है। आज वो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी थोड़ा सा बदल दूंगा मैं आपका। यहां तक की बात समझ में आई? ये एक कार है, ये एक ट्रक है, ये यहां से चलता हुआ आता है, यानी ये सुबह 6 बजे से चल रहा है, और मान लो एक नेशनल स्टेट हाईवे पे चल रहा है। आप कुछ बच्चे से अलग अलग जगह देखते हैं, ये ऐसे ये हाईवे पे चलता है। जैसे यशिका ने इसे देखना शुरू करा जब ये यहाँ आ जाता है, 6 बजे चल रहा था, 8 बजे यशिका ने देखना शुरू करा। ठीक है, यशिका ने फोन करा अपनी दोस्त को, तनीषा को जो एब्सेंट है, कि एक ट्रक आ रहा है उसे देख। तनीषा ने उसे यहां से देखना शुरू करा। तनीषा को जब खबर पहुंची तो कितने बज चुके थे, 10 बज चुके थे। फिर ऐसे गुनगुन कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने कहा कुछ तो इस ट्रक में होगा जो सब देख रहे हैं, तो मैं भी देख लेती हूँ। गुनगुन ने देखा 2 बजे, और ये शाम को 8 बजे तक ट्रैवल करता है। ठीक है, तो जब ये पहले वाले बच्चे ने देखा तो जहां से उसने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी वहीं से उसका ओरिजिन, यानी वो अपना ओरिजिन मान के यहाँ खड़ी हो जाएगी। ठीक है, जब इसे देखा यशिका ने तो उसके लिए ओरिजिन डिफरेंट ऑब्जर्वर हैविंग द डिफरेंट डायरेक्शन। जब इसने यहाँ देखा ये जो भी था, इसके लिए ओरिजिन ये वाला पोर्शन, और गुनगुन के लिए ये वाला पोर्शन ओरिजिन बना या नहीं बना। मैं अब डिस्टेंस मानता हूँ, यानी जब वो 6 बजे चलता था, उस 6 बजे से यहाँ तक उसने शाम को चलते चलते 400 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, और 12 घंटे में 400 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा, आप ऐसे मत मानना, है ना। बीच में रुका भी तो होगा, थोड़ा कम कर देते हैं, 300 कर लेते हैं। 300 भी 400 बढ़ा दूँ? अरे ठीक है, ड्राइवर है बेचारा, धीरे धीरे चलाता है। चलो चलो यहाँ देखो, तुम्हें एक दिन चलाने होते उन्हें डेली। अच्छा, जब आपने देखा यशिका यहाँ से, यहीं से उसने चलना शुरू करा था, यहाँ तक उसने ना 120 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। क्या कर लिया? 120 किलोमीटर।
यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं उसने और 100 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, और यहाँ से यहाँ तक 40, और फिर बचा हुआ जो भी उसका डिस्टेंस बचा होगा वो उसने ट्रैवल करा 40, 160, 40 बच गया। ऐसे है या नहीं है? अब मैं नाम दे देता हूँ, यशी, गुनगुन, तनीषा और ये दे देंगे नक्षत्रा। है ना, लड़के ऐसे कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो भैया, हैं सारे नाम गर्ल्स के। वो यू ही है, आपको लग रहा होगा, चलो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जब तनीषा ने ऑब्जर्व करा तो क्या ट्रक यहीं से चला था? मैं पूछूंगा तनीषा से कि भैया ये बताओ कि जब आपसे 2 घंटे पहले ट्रक कहाँ था? मैं पोजीशन पूछ रहा हूँ, यश वशी को भूल जाओ, रोड पे था। ऐसे जवाब देगा तो ऐसे रोड पे तू भी आ जाएगा। हाँ, डिस्टेंस के टर्म्स में बताओ, डिस्टेंस के 120 किलोमीटर लेफ्ट साइड। मैं पोजीशन पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ? पोजीशन। ये कहेगी भैया जब मैंने देखा था तो मुझसे अगर आप 2 घंटे पहले की बात करोगे तो वो कहाँ था? वो कितने दूर था मुझसे? 100 किलोमीटर लेफ्ट, क्योंकि पोजीशन के साथ डायरेक्शन एसोसिएट करना है या नहीं। और लेफ्ट को क्या लिखते हो? नेगेटिव, है ना। तो मैं ऐसे लिखता हूं कि ये मुझे बता रही है कि जो मेरा ट्रक है 8 बजे, कितने बजे? 8 बजे वो -100 पे था। तो क्या आपको बात समझ में आएगी? माइनस का मतलब है जहां से उसने देखना शुरू करा उससे कहीं लेफ्ट में रहा होगा। टाइम को कभी माइनस नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि टाइम स्केलर क्वांटिटी होती है, तो टाइम कभी नेगेटिव में नहीं जा सकता, डिस्प्लेसमेंट जा सकता है। ठीक है, अच्छा बात करें अगर नक्षत्रा की, मैं उससे पूछता हूँ कि बेटा जब आपने ट्रक को देखा क्या वहीं से चलना शुरू करा था? नहीं। मैं उससे पूछता हूँ कि ट्रक 6 बजे कहाँ था? 120 + 100 + 40, 260 किलोमीटर लेफ्ट, 260 किलोमीटर लेफ्ट। यानी ये बता सकती है कि मेरे हिसाब से जो ट्रक था वो 6 बजे कहाँ था? -260, -260। इसके हिसाब से ट्रक कहाँ था 6 बजे? -120। समझ में आया? माइनस साइन लगाएंगे हम। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, हम बातों को कैसे बताते हैं। इसी में एक एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे, फिर इसे छोड़ के अपना डिफरेंस पे आ जाएंगे। ये ट्रक यहां लोड होता है बच्चे, और इस लोकेशन पे अनलोड होता है, और फिर वापस वो यहीं आ जाता है। लोड होने एक ट्रेन है वो या एक ट्रक है वो इसी तरह से अपना काम करता है। यहां से यहां तक का 100 किलोमीटर है ना। आप जहां से देखना शुरू करोगे वहीं से ओरिजिन बना लोगे। मान लो आपने यहां से देखना शुरू करा और जब ट्रक ए से बी पे चला गया तो कितना डिस्टेंस हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 100 बेटा। ए से बी पे चला गया उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, उतना ही डिस्टेंस हुआ। मान लो कोई बच्चा यहां से देखता है ओरिजिन, और उसे पता है ये ए से आया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? -100। माइनस की तरफ से आया या नहीं आया? ये ट्रक यहां से गया, ये ओरिजिन को यहां से देखता है, तो यही तो कहेगा ट्रक मुझसे 50 मीटर पीछे से आता है और मेरे 50 मीटर राइट में चला जाता है। लेफ्ट से आता है 50 मीटर और 50 मीटर राइट पे चला जाता है। ये ट्रक वापस घूम के यहीं आ गया, वापस घूम के यहां आ गया, तो मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 100 + 50। तो जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। कितनी है उनके बीच में? 50 है या नहीं है? कोई ज़्यादा मुश्किल? ठीक है, अब थोड़ा सा चीज़ों को बढ़ा दो। ट्रक यहाँ आ गया, डिस्प्लेसमेंट बोलो, माइनस या प्लस? इनिशियल माइनस
फाइनल, यही तो होता है। इनिशियल कितना है बच्चे, -50, फाइनल कितना है, फाइनल कितना है -25। देखो ओरिजिन से लेफ्ट मेजर कर रहे हो तो कितना आ गया, -25। हाँ माइनस माइनस प्लस हो गए तभी तो 25 आया बाबू। इनिशियल माइनस फाइनल, यही तो होता है, या फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है -25, इनिशियल कितना है बच्चे -50, तो कितना आया +25। ठीक है, इस तरह से करेंगे। माइनस क्यों लिखा, हम ये रहा ना ओरिजिन मैंने लिखा है बच्चे, इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूं मैं सारी बातें। इसको हमने अपनी जर्नी को यहां से शुरू करा था, जर्नी यहां से शुरू, हम देखना यहां से स्टार्ट करा है। उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी इसके रेस्पेक्ट में -50, और इसके रेस्पेक्ट में उसकी फाइनल पोजीशन क्या थी -25। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा। आपने ये ओरिजिन है, ये वाला डिस्टेंस 80 मीटर, ये वाला डिस्टेंस भी 80 मीटर, और वो यहाँ ये 60 मीटर, वो ऐसे गया घूम के यहाँ आ गया बी पे। डिस्टेंस बताना कितना हो गया, 80 + 80 + 20, 180 हो गया। डिस्प्लेसमेंट बताना, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 60 माइनस, यही तो है फाइनल पोजीशन, माइनस माइनस -80, हाउ मच इट इज। देखना क्या वो इससे 140 मीटर दूर है या नहीं है। तो ये साइन कन्वेंशन, सिर्फ माइनस साइन के साथ आपको लिखने की जरूरत है, बाकी कुछ भी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। और हम बड़े सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे, ऐसा डरना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं कि जब मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं तो आपको समझ में आए कि भैया ने माइनस साइन क्यों लगाया। माइनस साइन वेक्टर क्वांटिटीज में क्या बताता है बच्चे, डायरेक्शंस। एक नोट डाल दो, माइनस साइन इन वेक्टर क्वांटिटी इंडिकेट डायरेक्शंस। माइनस साइन, एक नोट डाल दो आपको याद रहेगा, माइनस साइन इन वेक्टर क्वांटिटीज इंडिकेट साइन, इन वेक्टर क्वांटिटी माइनस साइन इंडिकेट्स डायरेक्शंस। ठीक है बच्चे, अब हम लोग लिखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। हाँ, ये तो बचपन का पहला रूल था कि भाई लाइन तो बनानी पड़ेगी। एक तरफ क्या लिखेंगे और एक तरफ इस तरफ लिख लेते हैं हम स्पीड, और इस तरफ क्या लिख लेते हैं, वेलोसिटी। पहला डिफरेंस तो फॉर्मूले का ही लिखोगे, पहला डिस्टेंस तो फॉर्मूले का, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो जो जो चेंज डिस्प्लेसमेंट में हो सकता है वही वेलोसिटी में हो सकता है। क्या डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है, तो ऐसे ही वेलोसिटी कभी स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती, कम तो हो सकती है पर बड़ी नहीं हो सकती है, इक्वल हो सकती है। तो हम लिखेंगे
स्पीड नेवर बी स्मॉलर। हाँ, हाँ, किस काम की है? बेटा हम डे टू डे लाइफ में ना वेलोसिटी को यूज करते हैं, स्पीड का कहीं भी यूज नहीं है। तू कह सकता है, बट वही कह रहा है, मुझे पता है तुझे ज्यादा। मैं एक्सपेरिमेंट करेंगे एक बार, थोड़ा सा ना कंसेप्ट बिल्ड कर लूं, मैं एक्सपेरिमेंट भी कराऊंगा क्लास में, ऐसे मत डरो, थोड़ा सा एक बार वो एक्सपेरिमेंट में निकल जाएगी, फिर कंसेप्ट नहीं बनेगा। आज और कल की क्लास में कंसेप्ट बनाएंगे, मंडे को पक्का एक्सपेरिमेंट करेंगे हम क्लास में कोई ना कोई। क्या कह रहे हो? वीडियो दिखाते हो? अच्छा, मैं फिर क्या कोई ऐसा डांस लगा दूं किसी का? है अपना ही लगा देता हूं। अच्छा, ऐसे वीडियोस लगाता रहूं तो पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, मैं किसी दिन ऐसे बेवजह भी वीडियो चला दिया। चलो ठीक है, हम करेंगे उस तरह से भी एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा पहले बेस बनाने की जरूरत है उसके लिए। स्पीड कैन नॉट बी स्मॉलर देन वेलोसिटी, मे बी इक्वल तो हो सकती है पर छोटी नहीं हो सकती। उधर ऐसी बात बताओ, क्या लिखोगे दूसरी बात उस तरफ? वेलोसिटी नेवर बी, बिल्कुल ठीक है, बिगर देन स्पीड, बट नेवर बी ग्रेटर, बड़ी नहीं हो सकती ना उससे, नेवर बी ग्रेटर देन स्पीड, बट इट कैन बी इक्वल तो हो सकती है। स्पीड कभी जीरो हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर डिस्टेंस जीरो नहीं है तो बिल्कुल सही है, स्पीड नेवर बी जीरो, स्पीड नेवर बी जीरो। क्या ये हो सकती है बच्चे? हाँ, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी में जीरो। नेगेटिव साइन वेक्टर क्वांटिटीज में क्या बताता है? डायरेक्शन बनाता है। क्या स्पीड के पास डायरेक्शंस हैं? अगर उसके पास डायरेक्शन नहीं है तो वो क्या नहीं हो सकती बच्चे? नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड नेवर बी नेगेटिव। स्पीड नेवर बी नेगेटिव। वेलोसिटी, हाँ जी, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, यानी वेलोसिटी हमारी नेगेटिव। और कोई डिफरेंस बता सकता है कोई मुझे? शिवम बताओ। हाँ, स्केलर क्वांटिटी, और ये कैसी है? इसके अलावा कोई दूसरे डिफरेंस? अब बेटा लिख तो दिया, ये स्केलर और वेक्टर यही तो लिखा है, यही तो लिखा है। स्केलर और वेक्टर का मतलब कि हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। जब डिस्टेंस, तो हाँ होता है, मैं क्या मना कर रहा हूँ? दो शॉर्टेस्ट पॉइंट के बीच का पाथ क्या होता है बच्चे? डिस्प्ले। तू घूम के वहीं आ गया, ऐसे गया, ट्यूशन आया, ट्यूशन से अपने घर चला गया, तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। भाई जो तेरा इनिशियल वही तो फाइनल पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? जीरो। और एक्चुअल पाथ क्या हुआ तेरा? वो पूरी पेरीफेरी जिसे तू चल के गया है, बस। इसका लिखेंगे हम लोग ग्राफ। बताओ क्या समझाना है? आप बताओ, आपको क्या समझाना है? बोलो। हाउ वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। पक्का? एक एग्जांपल लेता हूं।
बाकी सब लिखेंगे, मैं सिर्फ यशिका को बताऊंगा, ठीक है। आप यहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हो, ठीक है। आपने यहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा, आपके पास एक पेट है कालू, ठीक है। ये आपके घर से जाता है, घर से बाहर निकला, ये ऐसे चला जाता है 40 मीटर इस तरफ, उसे लगे टाइम 10 सेकंड, मैं ऐसे मान लो, है ना। आपने वापस बुलाया, ये ऐसे आ गया, है ना। बट ये इधर दूसरा कुत्ता इस तरफ दिख जाता है, वो इस तरफ चला जाता है, ठीक है। ये इधर चला गया 10 मीटर, ठीक है। कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है भाई। पहले t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ था, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे यहाँ आया, फिर वापस आने में इसे 10 सेकेंड लग गए, तो कितना टाइम हो गया 30 सेकेंड भाई। 10 जाने के और 10 आने के 20, कितने हो गए 20 सेकेंड, और इधर जाने में उसने 5 सेकेंड खराब कर दिया। तो टोटल टाइम कितनी देर के लिए आपका कालू घूमता है 25 सेकेंड के लिए, तो टोटल टाइम कितना है 25 सेकेंड है या नहीं है। वेलोसिटी क्या होती है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या थी आपकी ओरिजिन के हिसाब से -10 है ना, और इनिशियल पोजीशन क्या आपकी ओरिजिन के हिसाब से, यहीं से तो चले थे, कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट बेटा -10 आ गया। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम -10 डिवाइडेड बाई, आ गई। नहीं डिस्टेंस पे नहीं होता, डिस्टेंस पे तो टोटल आप जितना चलेंगे। अगर मैं स्पीड देखूं 40 प्लस 40 80, 80 और 10 90 डिवाइडेड बाई, उसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं है। माइनस साइन वहां आता है जिसके पास डायरेक्शन है। हाँ जी पूछो को। तीसरा पॉइंट क्या है, अरे यार तू तो ऐसे मजाक कर रहा है। ले ये 10th क्लास में अच्छा लगता है कि भैया आपने एक पॉइंट मिस कर दिया, 11वीं में आए हो इसमें भी, ये तो कॉमन सेंस की बात थी। कुछ भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा, दोनों ही सही है, ठीक है। बीइंग टाइम हम ये समझेंगे कि हमारा सिर्फ पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड में नंबर लाना नहीं है या स्कूल, आपको नॉलेज गेन करना भी है, क्योंकि आप सब एग्जाम जरूर देंगे, ठीक है। ये हो गया सबसे। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ, पढ़ो नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे ग्राफ। नहीं किसकी, हाँ जी बिल्कुल लिखेंगे। ग्राफ क्या होते हैं पहले, सबसे पहले ये समझेंगे क्या होते हैं ग्राफ, कोई बताएगा मुझे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डाटा। चलो मैं एक बड़ी सुंदर सी और आसान सी डेफिनेशन बताऊंगा कुछ एग्जांपल से। बॉयज इसका सिंबल बिल्कुल आप गर्ल्स से सबसे पहले बताएंगे, बॉयज इसका सिंबल देख लेना आप। गुनगुन कैसे पता चला, नो स्मोक, ना 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 ना, है ना। एक और सिंबल बताओ भाई, नो फोन अलाउड। चलो आप लोगों ने ये कुछ पिक्चर्स देखी हैं, ये पिक्चर्स इंफॉर्मेशन देते हैं। ये पिक्चर्स क्या देते हैं आपको, इंफॉर्मेशन। एवरी पिक्चर गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन। हर पिक्चर आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, उससे हमें इंफॉर्मेशन समझ में आती है या नहीं आती वो बात अलग है, पर एवरी पिक्चर्स हैज सम सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे इस वाली इंफॉर्मेशन को ना रोड पे आप बड़ी जल्दी समझ जाते हो, यू टर्न, है ना। इसका मतलब नहीं पता। हाँ मतलब रोड की फोटो, बिल्कुल सही है। अरे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होती बेटा, ये दो तरह के सिंबल मिलेंगे रोड पे, पता है किसी को, नहीं पता। एग्जैक्टली
इस वाले में हम ओवरटेक कर सकते हैं, इसमें ओवरटेक नहीं कर सकते। इसका सबको मतलब नहीं पता था, मेरे पास बहुत डिफिकल्ट से सिंबल है, वो कुछ का मुझे भी मतलब नहीं पता होगा। तो हर पिक्चर्स क्या करती है बच्चे, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। मैं चाहूं तो यहाँ नो स्मोकिंग लिख दूं इस बोर्ड पे, या बोर्ड बना दो, दोनों का एक बात है या नहीं है। एवरी इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, समझ में आया। तो ग्राफ भी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है इंफॉर्मेशन का। व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन कैसी होती है उसके बारे में हम भी बात करेंगे। तो व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम इंफॉर्मेशन। लिखो, फिर मॉडिफाई भी करेंगे हम लोग इस डेफिनेट। ग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफ इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम इंफॉर्मेशन। किसी इंफॉर्मेशन के पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? ग्राफ बोलते हैं। आप लोग अपनी 11th-12th में फंक्शंस पढ़ते हो, अभी आपने ना भी पढ़ा हो पर पढ़ोगे। मैं कुछ के एग्जांपल लिखूंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उनके नाम पहली बार सुने हैं तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, उसमें से कुछ भी नहीं आएगा आपके पेपर में, ना नीट वाले में ना मेंस वाले में। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपने ऐसे लिखा ना y इज इक्वल टू kx या y इज इक्वल टू 3x, पढ़ा है ना बच्चे आपने? लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक फंक्शन, फिर पावर 4 फंक्शन, पावर 5 फंक्शन, पढ़ा है ऐसे आपने? आपने ऐसे पढ़ा y इज इक्वल टू साइन x, ये भी तो एक तरह का फंक्शन है या नहीं है? आपने पढ़ा नहीं पढ़ा होगा y इज इक्वल टू e पावर x, अभी नहीं पढ़ा होगा, ये भी एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है। y इज इक्वल टू log पावर x, ये अभी इस तरह से आप लोग फंक्शंस को पढ़ोगे। इसे बोलता हूँ बच्चे मैं क्या? पॉलिनोमियल फंक्शन। इसे बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसे बोलता हूँ बच्चे मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसे बोलता हूँ लोगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो इन फंक्शंस को मैं ग्राफ की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बच्चे? पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो उसी को आप लोग क्या बोलते हो? ग्राफ बोलते हो। तो हमें कोई ऐसे ट्रैफिक रूल के पिक्चर्स नहीं बनाने, हमें सिर्फ इन फंक्शंस की ही पिक्चर्स बनानी है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ग्राफ कहेंगे। जैसे आपने ये वाला देखा होगा कहीं, हाँ वेव, ये वेव नहीं है, ये ग्राफ है। किसका? y इज इक्वल टू साइन एक्स का। वो आपके टीचर आपको जब आप छोटे होते बताते नहीं है, पर ये किसका पिक्चर है? क्या बता है? y इज इक्वल टू साइन एक्स। मैं 9th क्लास की बात कर रहा हूँ बच्चे, वहां नहीं बताते हैं, है ना? अगर मैं इसी पिक्चर्स को ऐसे स्टार्ट कर दूं तो ये कोस एक्स का हो जाता है। तो आप लिखो y इज इक्वल टू कोस एक्स, या ये वाली ग्राफ बना लो, मेरे लिए तो दोनों बात है। हाँ पढ़ा था, पर वहां ज्यादा डिटेल तो नहीं पढ़ा। बट ये क्या है बच्चे? इस फंक्शन का क्या है बेटा? ग्राफ है, यानी इसकी पिक्चोरियल फॉर्म है। इसके बारे में सारी चीजें हम इस ग्राफ से ढूंढ सकते हैं। आपने हो सकता है कभी ऐसा ग्राफ पढ़ा हो, नहीं पढ़ा? अरे ठीक है बच्चे, ऐसी फिगर देख लियो कभी? ये देखिए ना, हाँ ये कहीं भी पढ़ा हो। ये भी क्या बच्चे? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। किसका बच्चे? y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का। समझ में आया? कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, ये वाली चीजें हमें पढ़नी है। समझ में आया? तो हमें अपनी, अच्छा, एवरी पिक्चर्स रिक्वायर्ड सम इंग्रेडिएंट, आपको कुछ ना कुछ उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए बनाने के लिए। अलग अलग तरह के आर्टिस्ट होते हैं, कुछ फूल पत्तियों से भी ड्राइंग बना देते हैं, कुछ समुद्र के बालू से, मिट्टी से भी ड्राइंग कर देते हैं, कुछ पेंसिल से करते हैं, कुछ वाटर कलर से करते हैं, कुछ घर के कचरे से ही ड्राइंग बना देते हैं, कुछ पेपर कटिंग से बना देते हैं। तो एवरी ड्राइंग नीड्स सम टाइप ऑफ अ मटेरियल। तो हम भी तो ड्राइंग करेंगे, बेशक हमारी ड्राइंग खराब हो, है ना? तो हमारे लिए जो ड्राइंग करने के लिए जो यूजफुल मटेरियल होगा वो होगा स्ट्रेट लाइंस। क्या होंगी? बनाएंगे हम टेढ़ी मेढ़ी भी, पर सबसे जरूरी हमें स्ट्रेट लाइंस। तो हम जब ग्राफ पढ़ेंगे बच्चे, जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो हम अपने ग्राफ को, जो हमारा डोमेन है जिसमें हमें पढ़ना है, जिन पिक्चर्स को पढ़ना है, उसमें मुझे डायरेक्शंस रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ती है।
क्या रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ती है बच्चे? डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन। हम एक लाइन बनाएंगे और वो लाइन हमेशा हमें दो डायरेक्शंस बताएगी। एक लाइन हमेशा कितने डायरेक्शन बताएगी हमें बच्चे? दो डायरेक्शंस बताएंगी। जैसे ये मैंने एक लाइन बना दी, तो ये लाइन मुझे ना दो डायरेक्शन बता रही है, एक बता रही है राइट और एक बता रही है लेफ्ट। अगर हमें सिर्फ दो डायरेक्शन से काम चल जाए तो हम एक लाइन से अपनी पिक्चर बना देंगे। अगर हमारा दो से काम ना चले, हमें ज्यादा डायरेक्शंस की जरूरत पड़े, ज्यादा डायरेक्शंस की जरूरत पड़े, तो हम फिर से क्या करेंगे? एक और लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से हम क्या करेंगे? एक और लाइन। पर उसके लिए रूल है, जो दूसरी लाइन आप लोग सेलेक्ट करोगे वो पहली से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, पहली से परपेंडिकुलर। ये आपने एक लाइन बना दी जो पहली से कैसी है बच्चे? परपेंडिकुलर। कितनी लाइन हो गई? दो। कितने डायरेक्शंस हो गए? चार। लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। अगर अभी भी आपका काम ना चले, अभी भी आपका काम ना चले, तो हम एक और लाइन बना सकते हैं, हम एक और लाइन बना सकते हैं। रूल उसका भी है कि वो लाइन इन दोनों से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इन दोनों से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट शायद ही कर पाए, तो ये मैंने तीसरी लाइन भी बना दी है बेटे। ये बेटा ऐसे बोर्ड से अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर आ रही है, ये ऐसे। तो अब देखो दोनों से है या नहीं है? दोनों से क्या है? परपेंडिकुलर। जब आप दो लाइन यानी 4 डायरेक्शंस के साथ बनाओगे तो आपका ग्राफ प्लेन कहलाया जाएगा, और जब आप 3 के साथ बनाओगे आपका ग्राफ क्या कहलाया जाएगा? 3D ग्राफ कहलाया जाएगा। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ 2D ग्राफ है, 3D हमें पढ़ना ही नहीं है। तो हमें सिर्फ कौन से पढ़ने हैं? 2D ग्राफ पढ़ने हैं। बात समझ में आई? कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। तो हमें तो सिर्फ अपनी दुनिया यहाँ तक रखनी है, ये वाली। इसके बाद तो हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अब हमने, अच्छा रूल क्या है कि दो डायरेक्शंस, दो लाइन कैसे होंगे एक दूसरे से? परपेंडिकुलर। क्या हम ये भी मान सकते हैं, क्या ऐसे भी पढ़ सकता हूं मैं? दो लाइन है यहाँ भी, 4 डायरेक्शन से क्या एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं? हाँ, हमारे लिए ग्राफ बनाने के लिए ये भी बिल्कुल सही फिगर है, ये भी बिल्कुल सही है। पर बाय डिफॉल्ट हमने कहा कि ये वाली लाइन देखने में थोड़ी कम अच्छी लगती है, इसलिए हमने क्या किया, इसको अपना अरेंजमेंट मान लेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसे बनाता है तो कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही बनाया उसने, फिगर बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? ना, ये गलती करते हो। हम आज से कहेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या कहेंगे? एक्स और वाई कुछ भी नहीं होती। आपको मैं एक बड़ी अच्छा सा आपका कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं 2 ही मिनट में बाद, और इसे हम क्या कहेंगे? क्योंकि देखो इसमें ना तो हॉरिजॉन्टल बनेगा ना वर्टिकल बनेगा, इसलिए हमने, वो बिल्कुल सही है, ग्राफ बनाने वो कुछ भी गलत नहीं है, बट ये ज्यादा हमने मान लिया। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए किस लाइन को आप वर्टिकल कहोगे, किस लाइन को हॉरिजॉन्टल कहोगे। बोलो किस लाइन को वर्टिकल बोलते हो? इसे छोड़ दो, अगर फिगर ना हो तो बताओ। अगर यहाँ कोई फिगर ना हो तो आप किस लाइन को वर्टिकल कहोगे? बताओ भाई, किस लाइन को आप वर्टिकल बोलते हो? हाँ जी, नहीं। आज वर्टिकल की डेफिनेशन सीख लो, पहली और आखिरी बार। हर वो लाइन जो अर्थ के सेंटर को अप्रोच करती है कंसिडर्ड एज वर्टिकल लाइन। हर वो लाइन जो अर्थ के सेंटर को अप्रोच करती है। यहाँ ये वाली लाइन अर्थ के सेंटर को अप्रोच कर रही है बेटा, तो ये वाली लाइन क्या है? वर्टिकल। ये वाली लाइन क्या है? नहीं, अर्थ के सेंटर को अप्रोच नहीं कर रही है। हर वो लाइन जो अर्थ के सेंटर को अप्रोच कर रही है उसे क्या बोलते हैं? ये वाली लाइन कैसी है? ये वाली लाइन कैसी है? ये वाली लाइन कैसी है? क्या बच्चे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। हर वो लाइन जो अर्थ के सेंटर को अप्रोच करती है कंसिडर्ड एज। आप यहां पोल पे रहते हो तो ये वाली लाइन आपके लिए कैसी है बेटा? वर्टिकल, है ना। पर
वही लाइन क्या यहाँ इक्वेटर पे वर्टिकल कंसिडर की जाएगी क्या? नहीं। तो रूल समझ में आ गया, हर वो लाइन जो अर्थ के सेंटर को अप्रोच करती है कंसिडर्ड एज, ठीक है, परपेंडिकुलर टू वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर टू इज कंसिडर्ड एज, या फिर दूसरे टर्म भी है टेंजेंट टू द अर्थ सरफेस, टेंजेंट टू द, यानी यहाँ पे टेंजेंट ये होगा और यहाँ पे टेंजेंट, तो यहाँ देखो जो यहाँ हॉरिजॉन्टल है वो वहाँ कैसी है, वर्टिकल है। तो एकदम क्लियर हो गया अब हमें पक्का। एवरी लाइन विच इज सपोज टू बी रीचिंग द अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड एज वर्टिकल लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल लाइन इज सेड टू बी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी आपकी, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होगी उस पे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और इस पे हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी, क्या लिखेंगे इस पे? हमेशा ग्राफ बनाने के लिए 4 डायरेक्शंस की जरूरत होगी, 4 डायरेक्शन 2 परपेंडिकुलर लाइन से दी जाएंगी, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन क्या लिखी जाती है बच्चे? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और वर्टिकल पे क्या लिखी जाती है? डिपेंडेंट क्वांटिटी। अभी आपको और ज्यादा क्लियर होगा, मैं अभी और चीजें इसमें बताऊंगा, यहाँ तक क्लियर है। जल्दी से ये वाला फिगर बनाओ और फिर दूसरी चीजें बताऊंगा मैं आपको। ये वाला फिगर बनाओ बस इसमें, क्या बेटा बोलो? आप जहां काम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वाली लाइन अर्थ के सेंटर को अप्रोच करिए तो ये वर्टिकल है, और इससे परपेंडिकुलर लाइन क्या क्या ले जाएगी? अगर मान लो इक्वेटर की बात करूं तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? वर्टिकल, और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल। देखो इक्वेटर पे यही तो लाइन है वर्टिकल, बस ऐसे। ये वाला ग्राफ बनाओ, क्योंकि आपके स्कूल में कुछ भी नहीं बताया जाएगा ऐसा, वो ऐसे लिखवा देंगे, इधर x लिखो इधर t लिखो, एकदम खत्म कर देंगे तुम्हें। तुम्हारा जो दिमाग चलना भी चाहेगा ना तब भी नहीं चल पाएगा। सिर्फ आपको ये वाला फिगर बनाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बना लिया? अब जरा बातों को समझो, मैं ग्राफ यहां बना रहा हूं, मेरे लिए ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। y इज इक्वल टू 3x, इफ x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू बोलो बेटा 3, x इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 9। फ्रॉम द गिवन सिचुएशन आप लोग मुझे बताओ कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है? y डिपेंडेंट है और x कैसा है बच्चे? इंडिपेंडेंट है। वर्टिकल पे हमेशा डिपेंडेंट टर्म लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल पे हमेशा इंडिपेंडेंट टर्म्स लिखते हैं। वो एक अलग कहानी है, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को डिफाइन करने के। ग्राफ के लिए हमने ऐसा करा है कि हॉरिजॉन्टल पे कौन सी क्वांटिटी लिखेंगे और वर्टिकल पे, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो y कैसी क्वांटिटी है बच्चे? डिपेंडेंट है ना, और x कैसी क्वांटिटी है? इंडिपेंडेंट। कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। मैं एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं, z इज इक्वल टू 3y²। इफ y इज इक्वल टू 1, z की वैल्यू बोलो 3। इफ y इज इक्वल टू 2 तो z की वैल्यू 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। बताओ y और z में कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है? ठीक है, y इंडिपेंडेंट है। y इज इक्वल टू 3x प्लस 3x², x इज इक्वल टू 3y²। इक्वेशन ऐसे भी दे सकता है आपको एग्जामिनर, ऐसे भी दे सकता है। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? अकेला। आइसोलेटेड का मतलब था अकेला। जो भी इक्वल्स टू के इस तरफ लेफ्ट साइड या राइट साइड अकेला लिखा होता है, जो भी
इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड या राइट साइड अकेला लिखा होता है, उसके साथ कुछ ना लिखा हो, वो हमेशा डिपेंडेंट टर्म होती है। वो हमेशा कैसी टर्म होती है बच्चे? डिपेंडेंट टर्म होती है। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले के हिसाब से ग्राफ बनाऊं तो बताओ मुझे किसको कहाँ लिखूं? इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो किस एक्सिस पे किसको लिखूं? वर्टिकल पे, और एक्स को इस वाले ग्राफ के हिसाब से बताओ, वर्टिकल पे। ठीक है, सही है। k इज इक्वल टू 3p। बताओ k और p कहाँ लिखूं? k को वर्टिकल पे और p को, ये आसान बना, पक्का। क्या आज तक आपने ऐसे सोचा कि जब भी आपके टीचर ने आपको सिखाया इधर y लिखा और इधर x लिखा? कभी सोचा कि ऐसा ही क्यों होता है? आपके टीचर ने आज तक एक बार भी नहीं कहा कि इधर x लिख लो और इधर y लिख लो। ना ना ना, ये अपनी मर्जी से लिखते थे। आपके टीचर ने कभी कहा कि भाई इसे x लिखो इसे y? हमेशा ये कहा होगा कि वर्टिकल को क्या लिखोगे और हॉरिजॉन्टल क्या लिखोगे। जबकि रूल क्या है? वर्टिकल पे किसको लिखा जाता है और हॉरिजॉन्टल पे? ऐसे ही तो है। आपको कौन सी क्लास से याद है एक्स वाई आपके सिलेबस में आ गए थे मैथ्स के? 7th क्लास या 8th क्लास? 7 से आ गए थे। तो मैं 3-4 एग्जाम्पल लिखूंगा, आप लोग बताना। y इज इक्वल टू 3x² प्लस x प्लस 2, x इज इक्वल टू 3y² प्लस y प्लस 2। आपको आपकी मैथ की बुक में ये वाली फॉर्म मिलती है या नीचे वाली फॉर्म मिलती है? ए या बी? ए मिलती है बेटा। आप हमेशा देखना y इज इक्वल टू समथिंग लिखा मिलेगा हमेशा। अगर एक भी दिखा दो आप अपनी मैथ्स की 9th की बुक में, 8th की बुक में, 10th की बुक में कि एक तरफ x लिखा और फिर y² लिखा हो, नहीं मिलेगा बच्चे, नहीं मिलेगा। आपके मैथ्स के टीचर्स को पता था कि जो रिलेशन आपको लेके 8 से लेके 12 तक पढ़ाए जाएंगे मैथ्स में, उसमें सब में किसको इंडिपेंडेंट बना के देंगे? वो x को। और किसको डिपेंडेंट बना के देंगे? आप इतने छोटे होते हो 8वीं क्लास में कि आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का लोचा समझ में नहीं आता। वो कहता आंख बंद करके याद कर लो, वर्टिकल पे क्या लिखोगे y और हॉरिजॉन्टल पे क्या लिखोगे। पर ये ऐसा हमेशा सच नहीं है। y का घर नहीं है वर्टिकल, x घर नहीं है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये बदल सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं बच्चे? बदल सकते हैं। समझ में आया? बदलने का रूल पता चल गया। आज के बाद से 0% कंफ्यूजन होगा भैया हम कौन सी एक्सिस पे किसको लिखें। क्योंकि अगर मैं ग्राफ बनाने के लिए कहूँ ना तो आधे बच्चों को तो यही कंफ्यूजन रहता है, भैया किस एक्सिस पे r लिखूँ, किस पे s लिखूँ। अब अपना आप लिख लोगे ना, आप एक फॉर्मूला टेबुलेट करोगे, उस फॉर्मूले में जो आइसोलेटेड होगा उसे वर्टिकल पे पहुंचा देंगे और जो आइसोलेट नहीं होगा उसे हॉरिजॉन्टल पे पहुंचा देंगे। बात समझ में बच्चे सबको? कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। तो क्या कोई कह के मर गया यहाँ हमेशा y आएगा? क्या यहाँ हमेशा x होगा? हम इक्वेशन बदल के इन्हें बदल सकते हैं। अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, y इज इक्वल टू x/√3, सॉरी, अब y को इस वाली फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? x को वर्टिकल और y को हॉरिजॉन्टल। ऐसे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? समझ में आया आपको? एक बार जल्दी से बनाओ ये बात भी। एक ग्राफ बना लो। कौन सा वाला? ये वाला। अगर ये वाली इक्वेशन है तो इसके लिए y तो यहाँ आएगा और x यहाँ आएगा, क्योंकि x क्या है? x डिपेंडेंट है, तो x को वर्टिकल पे लेंगे। अगर आप इसी ग्राफ में यहाँ y को लिखना चाहते हो तो इक्वेशन को कैसे लिखोगे? y इज इक्वल टू x/√3। अब y वर्टिकल आ जाएगा और x क्या आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल। इक्वेशन बदलना तो आपके हाथ में है ना, क्या आप इस इक्वेशन को नहीं बदल सकते? x इज इक्वल टू y/3 लिख दोगे तो x क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट, और y क्या हो जाएगा? ऐसे कर सकते हैं हम। समझ में आया बच्चे? इसके बाद लिखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हाँ, लिखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलना, वेलोसिटी का। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं x से रिप्रेजेंट कर लूं तो फॉर्मूला क्या बना? v इज इक्वल टू x/t। तो x इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकता हूं। जब हम दो का रिलेशन देखते हैं तो तीसरी चीज को कांस्टेंट मान लेते हैं। मैं x और t का रिलेशन देखना चाहता हूं तो v को मैं क्या कंसीडर कर लूंगा? कांस्टेंट।
सिर्फ आप लोग मुझे बताओ इस रिलेशन से किस एक्सिस पे क्या लिखूं? एक्स वर्टिकल पे और टी हॉरिजॉन्टल पे। आपकी क्लास के मैक्सिमम 90% बच्चे, उन्हें ये नहीं पता होता कि एक्स यहाँ क्यों आ गया, टी यहाँ क्यों लिखा। 99% ऐसे बच्चे होंगे बोल देंगे सर ने लिखवाया है, एक्स और वाई भी तो सर ने लिखवाए थे, ऐसे सर ने आज का वर्टिकल पे क्या लिख लो, एक्स। तो फिर आप कहना अब तक तो एक्स यहाँ लिखते थे सर, हमेशा ये बोलते थे एक्स हॉरिजॉन्टल पे लिखो, आज अचानक एक्स को क्या हुआ कि वो वर्टिकल पे चला गया। तो आप समझ रहे हो ना एक्स कैसी क्वांटिटी है, इस तरह डिपेंडेंट टर्म है, और टी कैसी है। हमने ग्राफ के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, पर एटलीस्ट हर बच्चे को डायरेक्शन लिखने तो आए। अगर मैं एक फॉर्मूला ऐसे लिखूँ v इज इक्वल टू ए टी और वी और टी का ग्राफ बनाऊं, तो बताओ कहाँ किसको लिखूं? क्या ये बात सबको क्लियर है कि हम किस एक्सिस पे किसको लिखेंगे? अगर आपको ये बात क्लियर है तो आप 40% ग्राफ सीख चुके हैं, बचा हुआ 60% मैं कल बड़ी आसानी से सिखा दूंगा आपको। आज वाली वर्कशीट के आपसे रेयर ही क्वेश्चन होगा बच्चे, मुझे लगा मैं शायद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको करा दूंगा, तो आप अपनी वर्कशीट खराब नहीं करेंगे, परसों करेंगे, आज अपना वर्क या कोई भी पुराना काम करेंगे आप। थैंक यू।